अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। अच्छा जी, हमारा चैप्टर जो है ना वो चैप्टर नंबर 19 कंटिन्यू था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें जी सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, वर्ड मोर्फो आपको पता है, वर्ड मोर्फो मॉर्फोलॉजी से निकला है जिसका मतलब होता है शेप। जेनेटिक का मतलब जीन्स है और डिटर्मिनेंट का मतलब कि उसने कोई शेप को, किसी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, प्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है, कहता है डिफरेंट साइटोप्लाज्म कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो मोर्फोजेनेटिक एबिलिटी रखते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो सेल को डिफ्रेंशिएट करें। एंड दिस डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ये ब्लास्टोमेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ब्लास्टोमेयर्स इनको कहते हैं, जाइगोट जब तकसीम होता है ना माइटोसिस से, और वो नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, इनको हम जी ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। जैसे आपके पास साइड पे डायग्राम में हमें दिखाया है कि न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर चंद कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने डिटरमाइन करना है कि किस सेल ने मसल्स बनाना है, किसने गट और किसने एपिडर्मिस को जनरेट करना है। इस तरीके से कि आज तक हमने साइटोप्लाज्म को सिर्फ एक फ्लूइड से जाना कि एक फ्लूइड है और ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, लेकिन आज हम साइटोप्लाज्म का एक और रुख देख रहे हैं जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब साइड पे ना चंद एक एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी सेल का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है तो वो लार्वल एपिडर्मल को प्रोड्यूस करता है। येलो साइटोप्लाज्म मसल सेल को इंड्यूस करता है। ग्रे वेजिटल जो होते हैं वो गट को इंड्यूस करते हैं। और ग्रे इक्वेटोरियल जो होते हैं वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब को डेवलप करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अच्छा, नोटोकॉर्ड्स वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर हमारा स्पाइनल या हमारी न्यूरल ट्यूब जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो ये ग्रे वेजिटल्स और इक्वेटोरियल्स जो होती हैं ना, ये हमें क्या करती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को इंड्यूस करती हैं। तो ये था जी साइटोप्लाज्म का रोल, कि साइटोप्लाज्म भी एक्ट करता है एज अ मोर्फोजेनेटिक के तौर पर, साइटोप्लाज्म भी एक्ट करता है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर। साइटोप्लाज्म के पास भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी रोल ऑफ न्यूक्लियस। हमने साइटोप्लाज्म का रोल पढ़ लिया जो ये था सारा। अब हमने पढ़ना है रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या रोल हो सकता है। अच्छा, इसमें जो हमने डिस्कस करना है ना वो ये है उसने कि न्यूक्लियस के पास तमाम जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है जिन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करनी होती है। इस टॉपिक में हम जिस स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक यूनिसेलुलर एल्गा है जिसके पास राइजॉइड स्टार्क, जैसे कि आपको साइड डायग्राम पे में नज़र आ रहा है, और एक सिंगल न्यूक्लियस जो बेस ऑफ स्टार्क और राइजॉइड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो इसमें उसने टाइप्स को डिस्कस किया है। उसने कहा है कि इसकी दो इकसाम होती हैं, एक रेगुलर अम्ब्रेला शेप होती है और एक इरेगुलर शेप की होती है। एक आपके पास रेगुलर अम्ब्रेला लाइक होती है, इसको एसिटिबुलेरिया मेडिटेरियन कहते हैं। और एक जो है ना प्रॉपर अम्ब्रेला लाइक नहीं होती, इसको एसिटिबुलेरिया क्रैनुलाटा कहते हैं। हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट था क्या। एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने एक अम्ब्रेला लाइक और एक जो इरेगुलर अम्ब्रेला लाइक थे, दोनों जो है ना एसिटिबुलेरिया को ले लिया, फिर इनको कट कर लिया। कट करके इसका पीस इधर लगा दिया और इसका पीस इधर लगा दिया, और हम फिर ये वेट करने बैठ गए कि हमने जिसका पीस लगाया है वो आगे जाके अपने ही जो है ना वो शेप को डेवलप करेगी। तो अम्ब्रेला लाइक वाले स्ट्रक्चर में हम ये अज्यूम करके बैठे हुए थे कि इरेगुलर अम्ब्रेला बनेगा, और इसी तरीके से जो हमने रेगुलर अम्ब्रेला पे लगाई थी वो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर रेगुलर अम्ब्रेला बनेगा। जैसे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, आप एक टहनी लगाते हैं, तो जो टहनी आपने लगाई होती है आगे उस टहनी पर वही फल लगता है जिसकी टहनी आपने लगाई होती है।
तो यहाँ भी साइंसदान ये अज्यूम करके बैठे हुए थे कि हम जो पीस लगा रहे हैं इसके बाद वही स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसका वो पीस हमने या सैंपल हमने कलेक्ट किया है, मगर नतीजा इससे बरअक्स हुआ। वो क्या था कि नतीजा उलट गया। इस वाले स्ट्रक्चर पे जिसमें हमने इरेगुलर की एक पीस लगाया था लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ, अम्ब्रेला ही बनी। और जिस पर हमने अम्ब्रेला का लगाया था वो भी डेवलप नहीं हुआ, इरेगुलर अम्ब्रेला ही बना। अब इसकी उनको समझ नहीं आ रही थी। तब जाके उनको पता चला बाद में कि इनकी बेस में एक न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। तो हमने न्यूक्लियस वाला पोर्शन तो इसमें ऐड ही नहीं किया, और न्यूक्लियस ही तो तमाम करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। तो यही वजह थी कि यहाँ पर हम अपने एक्सपेरिमेंट में फ़ेल इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का पोर्शन हमने ऐड नहीं किया था, हमने तो जस्ट स्टार्क का एक छोटा सा पीस लगाया था। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि न्यूक्लियस के पास तमाम जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स को। साइटोप्लाज्म भी रोल प्ले करता है जब जीन ऑन और ऑफ होते हैं। इस तरीके से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था जी रोल ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने ये देखा कि न्यूक्लियस ही पूरे जानदार को तख्लीक करने की खासियत रखता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने उसकी क्या डेफिनेशन लिखनी है। हर एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ना एक साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एग के अंदर। इनके पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं फंक्शन को सेल की। इसको हम क्या कहते हैं जी, लेकिन आजकल हम इसको मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स नहीं कहते, आजकल हम इनको डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि जब सेल को ये आइडिया हो जाए कि मैंने आँखों में रोल प्ले करना है, मैंने हेयर्स में रोल प्ले करना है, मैंने स्किन में रोल प्ले करना है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करना है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। इससे पहले ये मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कहलाता था। आज का जी हमारा लास्ट टॉपिक है जी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक वर्ड एम्ब्रियो से निकला है और इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर बाय फोर्स कोई चीज़ इंड्यूस करना। वह कैपेसिटी ऑफ सम सेल, कुछ सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हांस पममैन और हिल्डमैन गोल्ड ने परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट था ये कि उन्होंने एक सैलामेंडर गैस्ट्रूला स्टेज ली, वहाँ के डोर्सल ब्लास्टोपोर से उन्होंने एक पीस कलेक्ट किया और दूसरे किसी सैलामेंडर गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर उन्होंने वेंट्रली लेटरल पोजीशन पर जाकर वो पीस इंसर्ट कर दिया, लगा दिया, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। एक डोनर है और एक रिसीव कर रहा है वो पीस। अच्छा, अब इस पीस का हुआ क्या, आगे जाके वो ये बयान करते हैं। वो कहते हैं टिश्यू इंड्यूस नोटोकोड इवन द होल ऑर्गन डेवलप्ड। वो कहते हैं जो हमने टिश्यू लगाए थे, जो हमने पीस लगाया था, उसने ना सिर्फ नोटोकोड बल्कि पूरा का पूरा जानदार तख्लीक कर दिया। एंड न्यू सेकेंडरी एम्ब्रियो डेवलप, और न्यू सेकेंडरी एम्ब्रियो डेवलप हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो एम्ब्रियोज डेवलप हुए हैं सैलामेंडर्स के। एक वो था जो पहले ही डेवलप हो रहा था, और ये वो था जो हमने टिश्यू जाकर लगाए थे, तो वो भी पूरा पूरा का डेवलप हो गया। लेकिन वो एक साइड से यहाँ पर अटैच हुए क्योंकि हमने इसी के ऊपर जाकर लगाया था। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट डोर्सल लिप एरिया एक्ट एज अ ऑर्गेनाइजर बिकॉज इट इज़ ओनली टिश्यू केपेबल ऑफ डेवलपिंग ऑफ द सेकेंडरी एम्ब्रियो। कहते हैं वो टिश्यूज़ जिनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते एक मुकम्मल एम्ब्रियो को, उनको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और इंड्यूसर्स द कैपेसिटी ऑफ सम सेल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डेवलपमेंट आर कॉल्ड इंड्यूसर। वो टिश्यूज़ जो हमने लगाए थे वो इंड्यूसर्स थे, उन्होंने वहाँ जाकर जो सेकेंडरी एम्ब्रियो डेवलप किया वो ऑर्गेनाइज किया, उसको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और सेल के अंदर ये एबिलिटी को हम इंडक्शन या इंड्यूसर कहते हैं। ठीक है जी। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक ख़ास एम्ब्रियो को डेवलप करने की पावर रख सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडक्शन, और इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है जी।